नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भंडारा खा खाकर धृतराष्ट्र निहाल थे। एक ऊंचे टीले पर बैठकर कभी अयोध्या तो कभी हस्तिनापुर को निहार रहे थे। अयोध्या का ऐसा कायाकल्प होते देख उनका मन प्रफुल्लित था। थोड़ी दूरी पर मौन बैठे संजय को देखकर धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, अयोध्या के कायाकल्प से बाकी राज्यों में इसका क्या प्रभाव दिख रहा है? संजय महाराज का ये प्रश्न सुनकर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, महाराज, अगले कुछ महीनों बाद फिर से आर्यव्रत में चुनाव है। अयोध्या के कायाकल्प से सबसे बड़ा बदलाव अभी उनके निकटवर्ती राज्य मगध में दिखाई दे रहा है। कई दिनों की राजनीतिक उथल पथल के बाद मगध नरेश ने अपनी एक जेब से इस्तीफा निकालकर राजभवन भेज दिया है। संजय का संवाद पूरा नहीं हुआ था कि धृतराष्ट्र बीच में ही बोल उठे, क्या अब मगध का सिंहासन खाली है? नहीं महाराज, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, बीच में ही टोका टाकी आरंभ कर दी। जबकि मैं आपको बता रहा था कि मगध नरेश ने अपनी एक जेब से इस्तीफा निकालकर राजभवन भेज दिया है और दूसरी जेब से शपथ पत्र निकालकर फिर से मगध नरेश होने की शपथ ले ली है। तो इसका क्या अर्थ हुआ संजय? अधीर मन से धृतराष्ट्र ने पूछा। अर्थ अनर्थ सारे शब्द लोकतंत्र के मंच से बोले जाते हैं। निज जीवन में राजनेताओं के लिए इनका कोई महत्व नहीं होता। व्यवस्था के पास असीमित अधिकार है, परंतु उनके पास एक अघोषित शस्त्र भी है और वह है उनसे प्रेरित हुल्लड़बाजों का दल। वो उन्हें खुलकर खेलने की छूट है। हुल्लड़बाजी कभी किसी राजनीतिक दल का एकाधिकार नहीं रहा, सब दल इसमें शामिल है। संजय चुप भी नहीं हुए थे कि धृतराष्ट्र बोल उठे कि हे संजय, तो प्रजा क्या कर रही है? महाराज, जनता हमेशा की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हो या इंस्टाग्राम या फेसबुक, हर जगह टूट पड़ी है। महागठबंधन की सरकार और बनने वाली नई सरकार के मीम्स चल रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर पुराने बयान और वीडियो लगाकर मगध नरेश, नीतीश कुमार, उप मगध नरेश, तेजस्वी और आर्यव्रत के चाणक्य को ट्रोल कर रहे हैं। मगध में जैसे तैसे हलचल तेज हो रही है, ऐसे कंटेंट और वीडियो की संख्या भी बढ़ रही है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे पोस्ट खूब शेयर हो रहे हैं। हंसी मजाक में बनाए गए वीडियोज को तो लोग खूब चटकारे लेकर देख रहे हैं। सोशल मीडिया के अलावा व्हाट्सएप पर भी मीम फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, जिसमें मगध नरेश नीतीश के लिए उनकी कुर्सी प्रेमिका है। व्हाट्सएप पर शेयरिंग हुए फॉरवर्डिंग मीम में नीतीश कुमार की तस्वीर पर लिखा है, बेबी बात तो मानो, मैं लाइफ टाइम तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसे में बदलते सत्ता के ढोंग को देखते हुए तेजस्वी यादव की तस्वीर पर भी लोग मोए मोए कराने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मगध नरेश को पलटू राम से लेकर कई नामों से सुशोभित किया जा रहा है। कविताओं का दौर है। महाराज, तो कई कवियों ने कविता भी लिखी है कि बेबस हूँ, लाचार हूँ, मैं ही सरकार हूँ, लेकिन नीतीश कुमार हूँ। हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारियों, अपराधियों को दे रहा रोजगार हूँ, इसीलिए कुर्सी कुमार हूँ। यूपीए में रहूँ या एनडीए में रहूँ, फिर भी मैं ही सरकार हूँ, इसीलिए नीतीश कुमार हूँ। इसीलिए सुशासन बाबू कहलाता हूँ। 46 विधायकों पर मैं ही कुर्सी कुमार हूँ, मैं ही सबसे बड़ा पलटीमार हूँ, मैं ही नीतीश कुमार हूँ। इतना सुनकर धृतराष्ट्र योगिक मुद्रा में बैठ गए और बोले, आरोप प्रत्यारोप तो किसी भी नरेश पर लगते रहते हैं। वर्तमान मगध नरेश को इन सबसे घबराना नहीं चाहिए। बस ये बताओ कि मगध राज्य की स्थिति कैसी है? संजय ने कुछ पल पूर्व हस्तिनापुर नरेश को फिर टकटकी लगाकर देखा और बोले, महाराज, थोड़े समय पहले जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार मगध का नाम सबसे कम प्रगति वाले राज्यों में है। मगध 100 में से अन्य गरीब राज्यों में सबसे निचले स्तर पर है। ये सूचकांक की एक रिपोर्ट है जिसमें 3 बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं, बेहतर जीवन शैली के आधार पर और अवसरों पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स में भी 100 में से 52 अंकों के साथ तब का मगध, आज का बिहार सबसे नीचे है। हालांकि मगध नरेश ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए प्रतिवाद किया था। इस इंडेक्स से पता चलता है कि विकास के मोर्चे पर कौन सा राज्य कितने आगे बढ़ रहा है। इसी तरह नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भी बिहार 15वें स्थान पर है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से तैयार की गई नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक पर भी बिहार 18वें यानी नीचे से दूसरे पायदान पर है। द्वापर युग में शक्तिशाली रहे मगध की ये दशा देखकर धृतराष्ट्र दंग रह गए। बोले, हे संजय, इस पिछड़ेपन का कारण क्या है?
महाराज यही प्रसन्न जनता दल यूनाइटेड के सांसद राजीव रंजन सिंह ने नीति आयोग की 2020-21 की रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य बताने पर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछा था कि इस पिछड़ेपन की वजह क्या है। तब केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह ने अपने लिखित जवाब में कहा था कि 115 क्षेत्रों में से 100 में बिहार को देश भर में सबसे कम 52 अंक मिले हैं। मगध अर्थात बिहार में करीब 30-35% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की बात की जाए तो ये बढ़कर करीब 52% हो जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 42% बच्चे कुपोषण के शिकार है, जबकि 15 वर्ष से ऊपर के लोगों की साक्षरता दर 64% है। केवल 12% परिवार ही हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में है। बिहार में सबसे कम करीब 34% लोग इंटरनेट और महज 50-51% लोग ही मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं। इसी तरह नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में करीब 24.5% लोगों के पास संपत्ति नहीं है। SDG इंडेक्स के अनुसार संपत्ति का मालिक उसे माना जाता है जिसके पास टेलीफोन, फ्रिज, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर साइकिल, रेडियो और टीवी में से कोई 2 चीज़ें उसके पास हो। राज्य में 4% लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। वहीं 45% महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है। जानकार बताते हैं कि प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीक, सुरक्षा, रेल, सड़क, यातायात और सांस्थानिक स्थिति किसी भी राज्य के विकास के आकलन का मुख्य मापदंड है। इतना सुनकर धृतराष्ट्र झल्ला उठे। बोले, हे संजय, मुझे आंकड़े नहीं कारण बताओ। पूर्व हस्तिनापुर नरेश की झल्लाहट देखकर संजय बोलने लगे, महाराज, अगर गरीबी के कारणों की बात करें तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही है। बिहार परमानेंट सेटलमेंट एरिया जमींदारी सिस्टम का हिस्सा था, बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था। ये सच है कि मगध के विनाश के बाद बिहार जब अस्तित्व में है तब से पीछे था। आज़ादी के बाद विकास की दौड़ में भी पीछे रहा। 90 के दशक में उदारीकरण का फायदा भी बिहार को नहीं मिल सका। बिहार 1950 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बना, लेकिन इसके बाद जो सुधार होने थे नहीं हुए। लगभग 89% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और 76% आबादी सीधे खेती पर निर्भर है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता किसी भी सोसाइटी में चाहे किसी भी वजह से कम रहेगी तो वो गरीब ही रहेगी। बिहार में प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता काफ़ी कम है। अब भी 20% लैंड होल्डिंग शेयर कंपिंग में है। गारंटी नहीं है कि लीज सिस्टम प्रभावी नहीं है। कुछ हाथराशदी के बाद जो क्षतिपूर्ति की राशि मिली वो भी जमीन मालिकों को मिली, ना कि खेती करने वालों को। जिसने पूंजी लगाई, जिसने इन्वेस्ट खेतों में किया, उसे कुछ नहीं मिला। इसके अलावा बिहार में जनसंख्या का घनत्व भी एक अलग समस्या है। हरित क्रांति का फायदा भी पंजाब हरियाणा को मिला। हंगर इंडेक्स में भी बिहार पीछे है। उद्योग धंधों की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग लगभग मृतप्राय है। बाहर से उद्योगपति नहीं आए, प्रजा लोकल उद्योगपतियों पर आधारित है। शुगर इंडस्ट्री खत्म हो गई, हालांकि अभी कुछ फिर से शुरू हुई है। लैंड रिफॉर्म की बात करें तो लेकिन वो नहीं हुआ, तो एग्रीकल्चरल का इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म कैसे होगा? कोसी और गंडक के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया तो कैसे होगा सुधार? शायद इसी वजह से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राजनेताओं ने यहाँ की व्यवस्था को मजदूर बनाने की फैक्ट्री बनाकर रख दिया है। अब क्या होगा संजय? क्या मगध की दशा सदा ऐसी रहेगी? धृतराष्ट्र ने सवालिया लहजे में फिर संजय से पूछा। संजय ने भी उसी लहजे में उत्तर देते कहा, हे महाराज, मैं भविष्य तो नहीं देख सकता, जो वर्तमान मेरी आंखें देख सकती थी आपको बता दिया। हाँ, इतना जरूर है कि मगध की प्रजा निराश मन से दूसरे राज्यों में निरंतर पलायन कर रही है। धनी अधिक धनी हो रहा है और निर्धन अधिक निर्धन। अगले कुछ महीनों में फिर से आर्यव्रत की सत्ता के सिंहासन के लिए चुनाव है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। मगध की राजनीति का प्रभाव देश की राजनीति पर भी जरूर पड़ेगा। फिर राज्याभिषेक होगा। प्रजा विकास और सुशासन को लेकर बड़े बड़े बैनर देखेगी। कोई विचार, न कोई नीति, न कोई गठबंधन, धर्म, बस सारी लड़ाई सिंहासन तक सिमट जाएगी। संजय के इस कटु उत्तर से धृतराष्ट्र थोड़े निराश हुए। जैसे संजय मगध की सत्ता पर नहीं, उन पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हो। वे संभलते हुए बीच में ही बोल उठे, सिंहासन के लिए जो उचित अनुचित हो करना चाहिए। मुझे सत्ता से हटाने के लिए लाख कोशिशें की गई, किंतु मैं सत्ता के सिंहासन को नहीं छोड़ा। इस समय मैं मगध नरेश की मनोदशा समझ सकता हूँ। सत्ता की कुर्सी प्रेमिका की तरह होती है, जो मजबूरी में ही छोड़ी जा सकती है, या फिर कभी उस प्रेमिका को कोई दूसरा छीन लेता है। इसीलिए निरंतर प्रयास जारी रखने चाहिए। मगध नरेश को घबराना नहीं चाहिए। बड़े बड़े बैनर और पोस्टर से प्रजा को विश्वास दिला देना चाहिए कि उनका कल्याण बड़ी तेजी से हो रहा है। उनके कल्याण के लिए वो निरंतर कभी इधर तो कभी उधर जाकर सबका कल्याण कर रहे हैं।